हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यानी कि पिछली वीडियो में भी हमने मिरर फार्मूला क्या होता है इन सब के बारे में पढ़ा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और जो भी मिरर फार्मूला तो पढ़ा था, उसमें यू वी क्या क्या होते हैं सभी पढ़ा था हमने, ठीक है। और कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में किस तरीके से इमेजेस बनते हैं, सभी के बारे में भी हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं और पुरानी वीडियोज भी देख सकते हैं, ठीक है। क्लास 12 से रिलेटेड सारी वीडियोज आप देख सकते हैं। इन सभी की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमारा टेलीग्राम चैनल, वहां से आप जाके सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं। कल हमने एक चीज पढ़ी थी, रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन हो रही थी कि एक पॉइंट पे टकरा रही थी और चली जा रही थी, ठीक है। अब आता है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन का छोटा भाई रिफ्रैक्शन, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनी ऑब्लिकली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट इंटर्स द अदर मीडियम चेंजेस एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया। यानी कि जब भी कोई जैसे देखो, सीधी सी बात है, हम डायग्राम में समझते हैं। देखो, ये एक स्लैब है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कल तक हम मिरर ले रहे थे जिसमें इंसिडेंट रे आ रही थी और रिफ्लेक्ट हो जा रही थी, लेकिन इसमें क्या होता है, देखो जैसे कोई भी एक इंसिडेंट रे आएगी, ठीक है, तो वो क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास हो जाती है, ठीक है, पास हो जाती है। यानी कि देखो, ये लाइट आई और ये ऑब्जेक्ट के अंदर से गई और दूर चली गई, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे होती है ये। द फिनोमेनन चेंज एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया, द फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट ले है, जैसे ही वो अदर मीडियम में घुसती है तो उसकी जो लाइट का इंटरफेस होता है वो चेंज हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज ये भी होती है कि जितने डेंसर मीडियम में, जैसे देखो ये ऊपर अगर वो है स्मॉलर, कोई भी नॉर्मल मीडियम है, नीचे अगर डेंसर मीडियम है, ठीक है, नॉर्मल मीडियम से अपने से ज़्यादा टेंसर मीडियम में जा रही है, तो जो ये लाइन होगी ना, ये नॉर्मल, जो ये बीच वाली लाइन नॉर्मल है, इसके नज़दीक को मुड़ जाएगी, ठीक है। और जैसे ये एक नॉर्मल रीजन है, इस नीचे जो है डेंसर से भी लाइटर मीडियम है, कोई भी जो ऊपर पहले मीडियम था उससे भी हल्का मीडियम है, तो क्या करेगी लाइट यहाँ से थोड़ा बाहर को खींच जाएगी, ठीक है, बाहर को खींच जाएगी, तो हम रिफ्लेक्टेड रे ऐसा होता है, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यानी कि जब डेंसर मीडियम होगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी नॉर्मल के पास रहेगी। अब जब डेंसर मीडियम नहीं होगा तो रिफ्लेक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, ठीक है। ये था हमारा रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, सिंपल सा पहला लॉ तो सेम ही होता है रिफ्लेक्शन के जैसा। द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एट द इंटरफेस ऑफ पॉइंट इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन। यानी कि रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे जहां पर पड़ती है, जहां से रिफ्लेक्टेड रे जाती है, नॉर्मल, और जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, जहां पर पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जहां पर इंसिडेंस से टकराती है लाइट, वो सभी क्या है, एक ही सेम प्लेन पे होते हैं। फिर स्नेल्स लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो साइन है टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। इज फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n/1, यानी कि इसको हम कहते हैं कांस्टेंट, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट आता है, तो हम कह देंगे ये स्नेल्स लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अगला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी कि अब पता कैसे चलेगा कि आपको कोई मीडियम डेंसर है, पहले मीडियम से डेंसर है कि नहीं है। डेंसर से पता चलेगा जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले मीडियम का पहले वाले मीडियम से ज्यादा होगा। अब उसको निकालेंगे कैसे, देखो, द कांस्टेंट n/1 और μ/1 इट्स कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी कि एन से भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिखाते हैं लेकिन म्यू से भी दिखाते हैं, ठीक है। दोनों सेम टर्म है, लेकिन बस आप कंफ्यूज मत हो जाना। इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ये होता है, ठीक है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैन आल्सो बी आइडेंटिफाइड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1 टू दैट इन मीडियम 2, ठीक है। तो हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को कैसे निकाल सकते हैं, कह रहे हैं μ/1 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। जहाँ पर जो v1 और v2 होते हैं, स्पीड ऑफ लाइट होते हैं मीडियम 1 और 2 रिस्पेक्टिव, मीडियम 1 और 2 में, ठीक है। अब देखो, नोट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द मीडियम बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, बट जो इंडिपेंडेंट होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के, ठीक है। तो म्यू डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, दैट इज म्यू रेड इज ग्रेटर स्मॉलर देन म्यू वायलेट, यानी कि जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा उस लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होते जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम वेवलेंथ, और जितनी कम वेवलेंथ उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक हो गया। इफ n/1, यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा हुआ, लाइट ट्रेवल्स स्लोअर इन मीडियम 2, अगर पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होगा तो मीडियम 2 में स्लोअर बढ़ जाएगी लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और जो रिफ्रैक्टेड रे होगी बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि
जो मैंने अभी आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा का मतलब क्या होता है, अगर नीचे वाला मीडियम ज़्यादा डेंसर है पहले वाले मीडियम से, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो बेंड होगी नॉर्मल से। सच अ मीडियम इज कॉल्ड ऑफिशियली डेंसर। देखो देखो उन्होंने कह दिया कि जो मीडियम होगा वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। अगर देखो अगर जो नीचे वाला मीडियम है उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटी है तो लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन मीडियम टू, अब लाइट और तेज जाएगी और जो रिफ्रैक्टेड रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वो मीडियम से दूर जाएगी, और हम उस मीडियम को कहते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। Optical density and mass density should not be confused. An optical denser medium may be have a lower mass density than the other medium. ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी को कंफ्यूज मत करें, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम जो होता है उसकी जो लोअर मास डेंसिटी होती है अदर मीडियम से। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, मास डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर बट इज मोर ऑप्टिकली डेंस, यानी कि जो मास डेंसिटी होती है टर्पेंटाइन की वो पानी से कम है लेकिन वो डेंस ज्यादा है। ठीक है, ऑप्टिकली डेंस ज्यादा है वो। ठीक है, और n1 इक्वल टू 1/n12 होता है। रिफ्लेक्शन इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, अब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है यहाँ पर, इसमें देखो रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, यहाँ से एक लाइट जा रही है मीडियम I1, यहाँ से लाइट जा रही है, फिर हल्का सा कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन हुआ और ये यहाँ तक गई। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल कट तक आ गई। ठीक है, इन्होंने पूरे में जो लिखा होगा मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखो सबसे पहले ये बीच वाला जो रेक्टेंगल है वो ग्लास स्लैब है। ठीक है, तो एयर से जब ये ग्लास में गई, यानी कि जो इस ग्लास का जो वो होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो एयर से ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये जो लाइट है जाना तो उसको सीधे चाहिए था लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। हमने पढ़ा था ये तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा तो बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, फिर देखो गई गई गई, फिर जब ये रेक्टेंगुलर स्लैब से बाहर निकलेगी, मतलब जब दोबारा से बाहर तो निकलेगी एक पॉइंट से, तो वहां पर से देखा इसने जब बाहर को निकली तो उसका जो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है, तो ये क्या करी, ज्यादा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। ठीक है, जबकि देखो जो इसका नॉर्मल पाथ, जो एक्चुअल जो पाथ होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, और जो रिफ्रैक्ट होने के कारण जो पाथ आया वो ये आया। ठीक है, और जो टोटल जो शिफ्ट आता है दोनों के बीच में उसे हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। ठीक है, यही होता है आपका रिफ्लेक्शन, आप इसको खुद से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब एक और टॉपिक आ गया हमारा अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन अ डेंसर मीडियम इज व्यूड फ्रॉम अ रेयर मीडियम दैट इज फिश बीइंग व्यूड बाय अ बर्ड, यानी कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को बाहर से देखते हैं, जैसे हमने पानी में एक सिक्का डाला तो ठीक है हम बाहर से देखते हैं तो हमें क्या लगता है, थोड़ा सा उसको जो सिक्का की जो एक्चुअल लेंथ होती है, डेप्थ होती है, हमें लगेगा कि वो थोड़ा सा ऊपर है लेकिन वो एक्चुअली में और भी ज़्यादा नीचे होता है। ठीक है, और भी ज़्यादा नीचे होता है या फिर हमें ज़्यादा नीचे दिखाई देता है एज कम्पेयर टू जितनी उसकी लेंथ होती है। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर डी है, यानी कि ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस डी में है यहाँ पर। ठीक है, और जो इमेज डिस्टेंस है डी बाई म्यू है, इमेज डिस्टेंस आई यहाँ पर है। ठीक है, रियल डेप्थ आर डी क्या होगी, डी होगी, रियल डेप्थ स्मॉल डी है, और अपेरेंट डेप्थ है डी बाई म्यू ये रियल डेप्थ है। सो वी आर रियल डेप्थ इज ग्रेटर देन अपेरेंट डेप्थ दैट इज ऑब्जेक्ट अपेयर्स क्लोजर देन दैट इट इज, यानी कि अगर जो रियल डेप्थ होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी एक्चुअल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ से, यानी कि रियल डेप्थ बड़ी होगी अपेरेंट डेप्थ से, तो हमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्लोजर दिखाई देगा जितना वो होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मानो यहाँ पर अगर ओ पे होना चाहिए था तो हमें दिखेगा आई पे। ठीक है, तो इतना क्लोजर हमें दिखेगा पानी की सरफेस के। अब फिनोमिना ड्यू टू, अब रिफ्लेक्शन से क्या क्या फिनोमिना होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आपके एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है कि अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट, यानी कि ये तो थोड़ा ये क्या होता है ये पढ़ते हैं चलो। ठीक है, एज लाइट कमिंग फ्रॉम द सन पासेस थ्रू द एटमोस्फेयर, ऑब्वियसली बात आपको पता है कि जो सन से लाइट आती है वो हमारे एटमोस्फेयर से ही होके हमारे पास पहुंचती है, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। ऑब्वियसली बात है, हमने अभी पढ़ा है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, अगर दूसरा मीडियम डेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, अगर जो मीडियम है रेयर है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द सन इज विजिबल लिटिल बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड लिटिल आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, यानी कि जिसकी रिफ्लेक्शन की ही वजह से जो सन है वो हमारा सनराइज से थोड़ा सा पहले दिखने लग जाता है और सनसेट के कुछ देर बाद तक भी दिखता है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपेरेंट सनसेट इज अबाउट 2 मिनट्स, यानी कि जो एक्चुअल सनसेट और अपेरेंट सनसेट, यानी कि एक टाइम तो होता है कि जब वो सनसेट हो जाता है फिर भी हमें कुछ देर बाद तक वो दिखाई दे रहा है, तो वो जो इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है वो 2 मिनट होता है कह रहा है। ठीक है, हम पृथ्वी में खड़े हैं, देखो यहाँ से सूरज गया और नीचे डूब गया। ठीक है, सूरज डूब गया लेकिन जो सूरज की कुछ कुछ रेज हमारे तक आती हैं तो हम जब रिफ्लेक्ट होकर वापस में हमारी रेज जो आती है हमारी आंखों में तो दोबारा से स्काई में जाती है तो हमारा एक अपेरेंट सन बना लेती हैं। ठीक है, वही चीज मॉर्निंग में भी होता है, सूरज आने से पहले ही कुछ रोशनियां आने लग जाती है तो वो रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है और हमारी आंखों से जो लाइट होती है रिफ्लेक्ट करके आसमान में जाती है और उसकी वजह से एक दूर हॉरिजॉन पे हमको दोबारा से क्या बना देती है, एक सन बना देती है। ठीक है, अपेरेंट सन बना देती है। फिर अगला अपेरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन एट सनसेट एंड सनराइज, यानी कि हमें कुछ आपने देखा होगा कि सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो सन है वो बिल्कुल सर्कल टाइप शेप का नहीं दिखता है, ओवल शेप का दिखता है, ये भी रिफ्लेक्शन की फिनोमिना की वजह से ही होता है।
अब पहला क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आए हैं। व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम, यानी कि जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन रीजन। इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट सेम एज दैट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी, कह रहे हैं इंसिडेंट लाइट की। तो देखते हैं, यस, सिंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस इट, यानी कि हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड किस पे करती है, जहाँ से वो जनरेट हो रही है, जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रही है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट इज द सेम एज दैट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी इंसिडेंट लाइट के जैसी, ठीक। अब इसमें आगे मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है जिसमें जो सिर्फ एक लाइट होती है, एक सोर्स से निकलने वाली लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस इफ म्यू फॉर वाटर सरफेस इज 1.33, फाइंड द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, लैम्डा 2 इक्वल टू 443 नैनोमीटर, f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू c अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0.51 एम हर्ज, ठीक हो गया। और तीसरा हमको निकालना था रिफ्लेक्टेड लाइट की स्पीड निकालनी थी, तो म्यू इक्वल टू c1 v2 में बताया 3 × 10⁸ होता है, v2 हमें निकालना है, तो c अपॉन v2 इक्वल टू 20.25 × 10⁸, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ठीक है, हमें अभी तक रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन पढ़ा, अब आया टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि कोई भी लाइट दूसरे मीडियम में जाने के बजाय अपने ही मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम, जब एक लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ बढ़ रही होगी, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, देन द रे ऑफ लाइट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, तो जो लाइट होगी वो अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो, सबसे पहले ए से एक लाइट गई ओ से, तो यहाँ टकरा के चले गई बाहर क्योंकि क्रिटिकल एंगल छोटा था, ठीक है। और दूसरे देखो, यहाँ से गई फिर वहां चले गई क्योंकि क्रिटिकल एंगल छोटा था। अब तीसरे में देखो क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्रिटिकल 90 डिग्री हो गया, तो फिर ये अगले बार में जो एक एंगल बढ़ा, तो क्रिटिकल एंगल 90 से बड़ा हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से जो क्रिटिकल एंगल था ग्रेटर देन द इंसिडेंट एंगल बन गया, जिसकी वजह से हम क्या हो गया, वो जो रे थी वो रेयर मीडियम में जाने के बजाय अपने ही मीडियम में क्या होगी, डाइवर्स रिफ्लेक्ट हो गई। अब अभी हमने एक टर्म पढ़ा, क्या कहते हैं कि यार एक क्रिटिकल एंगल की, अगर क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट लाइट से बड़ा होगा तो वो अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप कहोगे क्रिटिकल एंगल होता क्या है? क्रिटिकल एंगल होता है कि इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम यूजिंग स्नेल्स लॉ sin थीटा अपॉन sin 90 इक्वल टू n1, यानी कि sin थीटा इक्वल टू n1, क्योंकि sin 90 क्या होता है हमारा 1 होता है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। बाकी क्या करना है, सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम n1 इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा c फॉर वैल्यूज ऑफ i ग्रेटर देन ic, यानी कि इंसिडेंस एंगल की जो वैल्यू होंगी अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ी होंगी, स्नेल्स लॉ कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। स्नेल्स लॉ तब यूज नहीं होगा, तभी यूज होगा जब क्रिटिकल एंगल बड़ा होगा, किससे, इंसिडेंट एंगल से। देयरफॉर रिफ्लेक्शन इज नॉट पॉसिबल, उस समय रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगी जब इंसिडेंस बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से। नोट है, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम एट द इंटरफेस, इट इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्लेक्टेड टू द सेकंड मीडियम, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब तो आपने पढ़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है जब पूरी ही लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए। लेकिन जब भी डेंसर से रियर मीडियम जा रही होती है, कुछ कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है और कुछ रिफ्रैक्ट होती है, तो ऐसे ही जो फिनोमेना होते हैं उसे हम कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन नेचर एंड इट्स टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, यानी कि अब कहाँ यूज होता है। सबसे पहले तो मिराज होता है किसी भी चीज जो हमें भ्रमित करता है, ठीक है। सबसे पहले मान लो कि हम रेगिस्तान में चल रहे हैं, ठीक है, एक रेगिस्तान में हम चल रहे हैं, हमें बहुत प्यास लगी है, तो हमें दूर पे दिखता है कि यार कुछ तो चमक रहा है, हमको लगता है कि वो पानी है, जबकि दूर से वो दिखने पे जो रेत होती है वही चमक रही होती है। कभी कभी आपने देखे होंगे कुछ मिट्टी के कण ऐसे होते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो चमकते हैं, ठीक है। तो वही चीज दूर से चमक रही होती है, बहुत सारे जो रेत होती है वो चमक रही होती है, सैंड चमक रही होती है, तो हमें लगता है कि यार वहाँ पर पानी है, तो हम फटाफट जाते हैं। हम वहाँ पर जितनी जल्दी जितनी तेज जाते हैं, तो फिर हमको लगता है कि यार अभी तो हम बहुत दूर हैं। फिर जो कुछ डिस्टेंस पे चमक रहे होते हैं, तो जब हम वहां तक पहुंचते हैं तो उसके बाद भी कुछ डिस्टेंस पे चमक रहे होते हैं। तो इस चीज को ही मिराज कहा जाता है, यानी किसी भी चीज का फेक आभास होना, कि हमको लगता है कि वो है लेकिन वो होता नहीं है, ठीक। तो देखो, ऑन हॉट समर डेज द एयर नियर द ग्राउंड बिकम सो हॉटर देन द एयर एट हायर लेवल, यानी कि गर्मियों के दिनों में जो एयर होती है ग्राउंड में वो ज़्यादा गर्म हो जाती है एट
जो ऊपर होती हैं, ठीक है, हायर लेवल पे होती हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेंसिटी। अब एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डेंसिटी के साथ साथ बढ़ जाता है। हॉट एयर इज लेस डेंस देन कोल्ड एयर, देयरफॉर द एयर नियर द ग्राउंड इज ऑप्टिकली रेयरर देन द एयर एट हाई लेवल्स। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, डेंसिटी की वजह से। अब जो हॉट एयर होता है वो क्या होती है, लेस डेंस होती है कोल्ड एयर से, देयरफॉर द एयर नियर द ग्राउंड, जो हवा होगी ग्राउंड के नजदीक वो ऑप्टिकली रेयर होगी देन द एयर एट हाई लेवल। सो लाइट फ्रॉम अ टॉल ऑब्जेक्ट दैट इज अ ट्री passes from a denser medium to a rarer medium and continuously bend toward the normal, ठीक है। अब क्या करता है वो धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ बेंड होना शुरू कर जाता है। इफ द एंगल ऑफ इंटेंसिडेंस एक्सीड्स द क्रिटिकल एंगल, अगर जो एंगल है क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है, द लाइट सफर्स TIR, तो जो लाइट होगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सफर करेगा। टू अ डिस्टेंस ऑब्जर्वर द लाइट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम बिलो द ग्राउंड एंड द ऑब्जर्वर एक्चुअली द लाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड बाय अ पूल। अच्छा, तो जो ये इस बार इन्होंने टोटल हमें समझाया, इन्होंने कहा कि जो गर्मियों के दिनों में जो नीचे की हवा होती है वो ज़्यादा गर्म होती है एज कम्पेयर टू द जो हवा टॉप लेवल पे होती है, ऊपर को होती है, ठीक है। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डेंसिटी के साथ साथ बढ़ जाता है, कह रहे हैं। अब जो हॉट एयर होता है वो लेस डेंस होता है कोल्ड एयर के साथ, ठीक है, तो आपको पता ही है। तो जो वो बनाता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम बनाता है, ठीक है। तो जब लाइट ऊपर से आती है, यानी कि ऊपर डेंस मीडियम होगा, नीचे लाइट मीडियम है, तो जब डेंस मीडियम से लाइट नीचे आती है, यानी कि रेयर मीडियम आ रही होती है, सबसे पहले कंडीशन तो यही है, तो ये आया यार कि जो लाइट होगी वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही होगी। अब डेंसर से रेयर आई तो जो लाइट होगी वो वहां से रिफ्लेक्ट हो गई, अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और दूर से कोई आदमी देख रहा होगा उसको लगता है कि अरे यहाँ पर तो कोई पानी का तालाब होगा, वहां से ये रिफ्लेक्ट होकर आ रही, तो फटाफट मैं इसकी तरफ जाता हूँ और पानी पी लूंगा। तो इसी जो फिनोमिना है इसको कहते हैं मिराज, और ये ज्यादातर हॉट डेजर्ट्स में ही होता है। अगला है डायमंड। डायमंड्स आर नोन फॉर देयर स्पेक्टेकुलर ब्रिलियंस, देयर ब्रिलियंस इज मेनली ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जो डायमंड्स होते हैं वो अपनी ब्रिलियंस, अपनी चमक के लिए जाने जाते हैं, और इनकी जो चमक होती है वो TIR के कारण ही होती है। द क्रिटिकल एंगल फॉर द डायमंड एयर इंटरफेस इज वेरी स्मॉल एंड लाइट इज लाइकली टू अंडरगो TIR व्हेन इट इंटर्स डायमंड। यानी कि जो क्रिटिकल एंगल होता है इसके लिए बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से लाइट जैसे उसके अंदर जाती है तो TIR ऑब्जर्व करती है, ठीक है। जैसे उसके अंदर चले गए डायमंड के अंदर लाइट, फिर वो बाहर को नहीं आती है, अंदर ही टकराते टकराते रहती है, जिसकी वजह से हमें वो और शाइनी दिखते रहता है, ठीक। फिर है देखो प्रिज्म। प्रिज्म आर यूज्ड टू बेंड लाइट बाय 90 डिग्री और 180 डिग्री। यानी कि जो प्रिज्म होते हैं वो हमारे यूज इसलिए होते हैं कि वो लाइट को 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर दें या फिर 180 पे बेंड कर दें, ठीक है, बाय मेकिंग यूज ऑफ TIR। सच अ प्रिज्म इज आल्सो यूज्ड टू इन्वर्ट इमेजेस विदाउट चेंजिंग देयर साइज, ठीक है, विदाउट चेंज साइज को चेंज किए उसलिए भी यूज होते हैं ये। अब आता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो सबसे ज़्यादा यूज होता है आजकल, बहुत ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर यूज होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, दे आर मेड ऑफ कंपोजिट ग्लास और क्वार्ट्ज फाइबर, यानी कि क्वार्ट्ज फाइबर से मिलकर बने होते हैं। ईच फाइबर हैज अ कोर एंड क्लैडिंग, कोर और क्लैडिंग होती है हर फाइबर में। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर इज हायर देन द क्लैडिंग। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा मटेरियल का वो ज़्यादा होगा क्लैडिंग से। प्रिंसिपल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जहाँ सेम है, यानी कि अगर जो लाइट है क्रिटिकल एंगल से बड़ी होती है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी होता है, तो अगर वो उससे बड़ा होता है तो जो लाइट होगी वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, बाहर को नहीं निकलेगी, ठीक है। वर्किंग क्या है, व्हेन लाइट सिग्नल इज सेंट थ्रू वन एंड, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड से लाइट को डाला जाता है किसी सुटेबल एंगल पे, इट अंडरगोज रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ द फाइबर, और वो जब तक फाइबर एंड नहीं होता तब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहता है, और उसके बाद लास्ट में दूसरे एंड से बाहर निकल आती है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर आर फैब्रिकेटेड इन सच अ वे दैट लाइट रिफ्लेक्टेड वन साइड ऑफ द सर्फेस टेक्स द रेड एंगल लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल। अब वो कहने की ऑप्टिकल फाइबर को इस तरीके से बनाया जाता है कि उसके अंदर जो लाइट टकराती है एक बार, तो वो दूसरी सरफेस में जब टकराएगी वो, तो वो ऐसे टकराएगी कि जो उसका एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, ठीक है। कितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया इसमें आप देख सकते हैं। इफ द फाइबर इज बेंट लाइट कैन इजीली ट्रेवल अलोंग थ्रू इट, ठीक है। यानी कि अगर तार को आप मोड़ दो, ऊपर को टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लाइट होगी वो इजीली पास हो जाएगी उस ऑप्टिकल फाइबर से। अब देखो यूजेस क्या क्या है इसके। सबसे पहले यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ऑडियो सिग्नल्स को भेजने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस से। यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए ट्रांसड्यूसर से, ठीक है। यूज्ड एज लाइट पाइप टू एग्जामाइन इंटरनल ऑर्गन्स लाइक इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सभी को एग्जामाइन करने के लिए तभी यूज होता है। यूज इन डेकोरेटिव लैंप्स में भी यूज होता है। नोट, द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज दैट देयर शुड बी वेरी लिटिल अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है ऑप्टिकल फाइबर की है कि वो बहुत कम लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सके। विद सर्टेन मटेरियल्स लाइक सिलिका ग्लास इट इज पॉसिबल टू ट्रांसमिट मोर देन 95% ऑफ लाइट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। अगर हम सिलिका ग्लास को यूज करते हैं इसको बनाने में, तो हम जो 95% ऑफ लाइट है उसे हम 1 किलोमीटर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो 1 किलोमीटर
तक क्या कर सकती है, चमक सकती है, यानी कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियो को, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास आप सही बनाए रखें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।